नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी एंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। यूपीपीसीएस 2020 की करंट श्रृंखला में राष्ट्रीय परिदृश्य के नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित हूं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से अन्य राष्ट्रीय परिदृश्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला है रीवा सौर परियोजना। ये क्या है? ये मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित एक सौर परियोजना है जिसे एशिया का सबसे विशाल परियोजना कहा गया है। यानी मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित सौर परियोजना को एशिया का सबसे विशाल परियोजना कहा गया है। ये 750 मेगावाट क्षमता का है और इस परियोजना को प्रधानमंत्री द्वारा 10 जुलाई 2020 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने एशिया का जो सबसे विशाल परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है वो कहाँ है? तो है मध्य प्रदेश के रीवा में है। उसका नाम भी क्या है? रीवा सौर परियोजना। तो जान लीजिए कि एशिया का सबसे विशाल अगर सौर परियोजना की बात किया जाए, ये सौर परियोजना है। तो विशाल सौर परियोजना कौन है? रीवा सौर परियोजना है, जिसको 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया और ये 750 मेगावाट क्षमता का है। नेक्स्ट आते हैं भारत की पहली ई लोक अदालत, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबित मामलों की कार्रवाई करने के लिए, सुनवाई करने के लिए छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभ किया गया, आयोजित किया गया। तो भारत की, ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस उच्च न्यायालय द्वारा किया गया? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो लंबित मुकदमे हैं, मामले हैं, उनकी सुनवाई की जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आयोजन 11 जुलाई 2020 को किया गया। तो भारत की पहली ई लोक अदालत यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबित मामलों को सुनवाई के लिए ई लोक अदालत शुरू किया गया है, आयोजित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रज्ञाता का दिशा निर्देश जारी किया गया। तो ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रज्ञाता का जो दिशा निर्देश 14 जुलाई 2020 को जारी किया गया, ये दिशा निर्देश क्या है कि 8 चरणों के माध्यम से, 8 चरण के माध्यम, एक चरण भी याद कर लिए, मान लीजिए पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रज्ञाता का चरण नहीं है? देखिए चरण क्या है? 8। योजना है, समीक्षा दूसरा, तीसरा व्यवस्था, चौथा मार्गदर्शन, 5वां याक या उसी को सामान्य भाषा में बात कहेंगे, 6ठा असाइन है, 7वां ट्रैक है और 8वां सराहना है। तो ये इसके 8 चरण हैं। इन्हीं 8 चरणों के माध्यम से क्या किया जाएगा कि शिक्षा, डिजिटल शिक्षा का पूरा क्रियान्वयन किया जाएगा। इन्हीं 8 चरणों के माध्यम से डिजिटल शिक्षा का क्रियान्वयन किया जाएगा, उसका योजना बनाया जाएगा। तो ये आपको जानना होगा। तो पहले ऐसे जाना कि प्रज्ञाता क्या है। तो सीधी सी बात, ये ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा का एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है प्रज्ञाता, ठीक है। तो इस प्रज्ञाता का जो दिशा निर्देश कब जारी किया गया? 14 जुलाई 2020 को। और इसके तहत 8 चरण बताए गए हैं। इन्हीं 8 चरणों के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजना या इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं नीति आयोग के आकांक्षी जिला रैंकिंग। जैसे आपको पता है कि जो 2018 में नीति आयोग का जो कार्यक्रम चलाया गया था, ये एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम। अगर आपसे कहा जाए कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो 2018 में।
तो 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम किस उद्देश्य के लिए चलाया गया था कि उन जिलों को जो कम विकसित हैं या जहां पर सामाजिकता का प्रभाव कम है, ऐसे जिलों को अपेक्षाकृत प्रगति लाने के लिए एक नीति आयोग, आपको पता है कि भारत का थिंक टैंक है, द्वारा आकांक्षी जिला रैंकिंग जारी की गई। तो ये 2020 की जो रैंकिंग है, इसमें पहला स्थान जो दिया गया है वो बीजापुर है जो छत्तीसगढ़ का है, दूसरा रिभोई है मेघालय में है, तीसरा बहराइच उत्तर प्रदेश का है, तो ये आपको जानना है, नवादा आपका बिहार का है, और पांचवा है मोगा पंजाब का है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2018 से ये चलता रहा है। इसमें उन जिलों का चयन किया जाता है जहाँ पे तमाम सामाजिकता का विकास करना है, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब कितना डेवलप हुआ है, कितना करना है, उसी के लिए चलाया गया है। तो 2020 में जो रैंकिंग है ये याद रखिएगा, पहला है बीजापुर छत्तीसगढ़ में है, दूसरा है रिभोई, तीसरा है बहराइच, चौथा है नवादा और मोगा आपका पंजाब का है। अब आते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाला की मंजूरी दी गई है 29 जुलाई 2020 को। ये डेट भी याद कर लीजिएगा कि नई शिक्षा नीति की कब मंजूरी दी गई है, तो 29 जुलाई 2020 को। और ये जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है किसके निर्देशन पे था, तो 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और इस समिति की सिफारिश पर ही 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? बहुत बड़ा ये टॉपिक है, तो आपको अगर यहाँ डिटेल करने लें तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जो काम का है, जो प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसी पर फोकस कर रहा हूँ। बाद में अलग से इसका वीडियो हम बना देंगे। अभी बस आपको क्या जानना है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986 के बाद आई है, ये 2020 में आई है, ठीक। किसके समिति की सिफारिश पे? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ये एक समिति 2017 में गठित की गई थी, उसी की सिफारिश पर यह नई शिक्षा नीति जारी की गई है। इसकी मंजूरी कब दी गई? तो 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी दी गई, यानी अभी क्रियान्वयन नहीं, मंजूरी मिली है। उद्देश्य क्या? तमाम उद्देश्य है, लेकिन शॉर्ट में जानिए आपको कि 2030 तक या 2030 में स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन अनुपात के साथ माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यानी एक तो जो स्कूली शिक्षा में बच्चों की उपस्थिति हो 100% हो, नामांकन जितना हो उसी अनुपात में लोग वहाँ पे आएँ। जैसे अभी क्या होता है कि नामांकन तो 100 लोगों का है, बैठते हैं 5 या 4 बच्चे, तो इसी कि नामांकन अनुपात यानी जितना रजिस्ट्रेशन हुआ बच्चों का उसी अनुपात में लोग आए पढ़ने, इसको बढ़ावा देना है 2030 तक। और इसी के साथ साथ माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को सार्वभौमिकरण करना है, यानी जैसे देखा जाए तो जो 10+2 की शिक्षा है उसको 5+3+3+4 के रूप में बांट दिया गया है। ये भी 12 है, देखिए 5, 3, 8, 4, 12, 3, 15, लेकिन ये भी 12 रहेगा। इसमें जो 3 साल है वो 3 साल की जो शिक्षा है उसको कहा गया कि जैसे आप प्रारंभिक शिक्षा लेते हैं प्रौढ़ केंद्रों में, उसको दिया गया है 3 साल का शिक्षा। तो इतनी बातें आपको कम से कम जाननी है कि आंगनवाड़ी वाली जो 3 साल की शिक्षा है उसको भी इसमें जोड़ा गया है। क्लियर है? तो क्या क्या जानना है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंजूरी कब दी गई? 29 जुलाई 2020 को। किसकी सिफारिश पर? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में जो गठित समिति थी 2017 में, उसी की सिफारिश पर। उद्देश्य क्या है? 2030 में स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन अनुपात के साथ माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का सार्वभौमिक ग्लोबलाइजेशन करना। इसमें 10+2 जो शिक्षा है उसको 5+3+3+4 के हिसाब से बांटा गया है,
तो इसमें जो 3 वर्ष है ये आंगनवाड़ी शिक्षा को दिया गया है स्कूल से पहले। तो ये तमाम में सब आपको और भी तमाम चीज़ें हैं कि इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया, इसमें में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो भी आप जानिएगा कि अभी तक शिक्षा से संबंधित जो भी नीतियाँ वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता था, तो अब उसी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर प्रशासन में त्रावणकोर राजशाही परिवार का अधिकार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इससे पहले केरल के उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया था कि राज्य इसके लिए कोई एक ट्रस्ट बनाएगा, उसके माध्यम से काम होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इस मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर राजशाह के परिवार का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई 2020 को इस पर मुहर लगा दी। तो पूछा जा सकता है, तो ताकि काफ़ी विवादित मामला था, इसलिए आपको ये जानना है। नेक्स्ट है शून्य कार्बन उत्सर्जन। ये क्या है कि रेलवे ने 2030 तक, ये पूछा जा सकता कि रेलवे ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। अब शून्य कार्बन उत्सर्जन कैसे होगा? जब हम रेलवे का ज़्यादा से ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित कर दे, यानी इलेक्ट्रिक पर आधारित कर दे, सौर ऊर्जा पर आधारित कर दें, यानी वहाँ पे अगर हम पेट्रोल, डीजल, इन सब इंजनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग समाप्त करेंगे, तभी जाकर ये संभव हो पाएगा। इसलिए देख रहे तमाम आजकल सौर ऊर्जा संचालित ट्रेनों का आयोजन किया जा रहा है, विद्युत रेलवे लाइन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये आपको जानना है कि कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रेलवे द्वारा 2030 तक। अब आते हैं मंगोलियाई कंजूर। ये क्या है? तो ये देखिए 108 अंकों का बौद्ध धर्म का एक वैधानिक ग्रंथ है मंगोलियाई कंजूर। 108 अंकों का बौद्ध धर्म का क्या है? एक वैधानिक ग्रंथ है, क्योंकि कंजूर का मतलब होता संक्षिप्त आदेश। तो इसमें कहा कि महात्मा बुद्ध के जो संक्षिप्त आदेश हैं उसी को मंगोलियाई कंजूर कहा गया है। तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन द्वारा मंगोलियाई कंजूर की पुनर्मुद्रण की अनुमति दे दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंगोलियाई कंजूर क्या है। तो 108 अंकों का बौद्ध धर्म का एक वैधानिक ग्रंथ है। कंजूर का मतलब होता संक्षिप्त आदेश, यानी इसमें महात्मा बुद्ध के संक्षिप्त आदेश हैं। इसको राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत क्या किया गया है कि इसे पुनः इसका मुद्रण करने की बात की गई है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसके साथ आगे हम और देखते हैं कि आगे और क्या इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। नेक्स्ट है गलवान घाटी में सैन्य टकराव। गलवान घाटी में सैन्य टकराव 25 जून 2020 को आपने सुना होगा कि चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच गलवान घाटी में सैन्य टकराव हुआ, जिससे भारत के लगभग 20 सैनिक की जान चली गई थी। तो इसमें देखना महत्वपूर्ण है कि इससे क्या सवाल पूछा जा सकता है। एक तो गलवान घाटी है क्या? तो आप देखा जाए तो गलवान घाटी जो लद्दाख और चीन वाला जो अक्साई चीन है, इसी के बीच में स्थित घाटी है। ये गलवान नदी के किनारे है, यानी गलवान नदी का पश्चिमी किनारा लद्दाख जो भारत के क्षेत्र में है, और पूर्वी जो अक्साई चीन है वो चीन के क्षेत्र में है। और इसी घाटी को लेकर दोनों देशों में विवाद है। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स पे ये आपके दोनों देशों के सैनिक क्या करते, मार्च करते हैं। तो ये जानना है कि जो टकराव हुआ है गलवान घाटी है। गलवान घाटी कहाँ? लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में है। ठीक है, गलवान नदी के ऊपरी हिस्से को गलवान घाटी कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जानिए कब ये घटना हुई थी। 15 जून 2020 को 15 जून 2020 को गलवान घाटी वाला घटना हुई थी, आपको ये समझना है। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट। कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम 3 जून 2020 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट
करने की मंजूरी भारत सरकार द्वारा दे दी गई है। तो ये पूछा जा सकता भी हाल ही में कि कलकत्ता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम क्या कर दिया गया है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है। तो ये सीधे डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न आएगा। नेक्स्ट है बीमल जुल्का समिति। ये बीमल जुल्का समिति क्या है? तो बीमल जुल्का समिति फिल्म मीडिया को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित की गई थी। फिल्म मीडिया को तर्कसंगत बनाने के लिए बीमल जुल्का समिति गठित की गई थी। इसने 2 जून 2020 को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इसमें तमाम सुझाव दिए हैं कि किस तरह से फिल्म मीडिया को तर्कसंगत बनाया जा सकता है। तो डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि बीमल जुल्का समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है फिल्म मीडिया को तर्कसंगत बनाने के संदर्भ में। स्वदेश पहल। नेक्स्ट है स्वदेश पहल क्या है? तो वंदे भारत मिशन के तहत जो विदेशों से जो हमारे देश में कुशल कर्मचारी या कुशल श्रमिक आए हैं जो विदेशों से, उनके कौशल मानचित्रण के लिए भारत सरकार की एक पहल है। तो स्वदेश पहल क्या है कि वंदे भारत मिशन के तहत जो विदेशों से भारत में आए हैं ऐसे कुशल कर्मचारियों के कौशल मानचित्रण के लिए भारत सरकार की एक नई पहल है। इसी को नाम दिया गया है स्वदेश पहल। यानी उनके द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी उसी के आधार पर नए नए आपको उद्योग या तमाम चीज़ यही बनाने की प्रयास की जाएगी। ट्यूलिप क्या है? ये तकनीकी शिक्षण कार्यक्रम है। ट्यूलिप शहरी अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम इसका शॉर्ट नेम है। तो लगभग 25,000 नए स्नातकों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए ट्यूलिप चलाया गया है। ये 4 जून 2020 को भारत के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो ट्यूलिप सीधी भाषा में शहरी अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का पहला केबल धारित पुल। ये क्या है? केबल पर आधारित भारतीय रेलवे का पहला पुल जो है वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर अंजीखाद ब्रिज, उसका नाम क्या है? अंजीखाद ब्रिज। ये भारतीय रेलवे का पहला केबल धारिता वाला पुल है और ये चिनाब नदी पे बनाया गया। इसकी लंबाई जो है 473.25 मीटर है। तो ये आपको समझना है कि अंजीखाद ब्रिज कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पे है? चिनाब नदी पे है। इसकी क्या विशेषता है कि केबल पे आधारित, भारतीय रेलवे का केबल पर आधारित पहला ये पुल है या ब्रिज है। तो आपको जानना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा 3 कोविड-19 टेस्टिंग लैब का उद्घाटन 27 जुलाई 2020 को किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 कोविड-19 टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ पे बनाया गया है? कहाँ पे बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के नोएडा, मुंबई और कोलकाता में। तो 3 जगहों पे कोविड-19 टेस्टिंग लैब का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 जुलाई को किया गया। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय ने अभी हाल ही में संकल्प पर्व मनाया है। यह 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि संस्कृति मंत्रालय से संबंधित जितने भी विभाग हैं, जितने भी कार्यालय हैं, जितने भी ऑफिस हैं, उन सभी के आंगन में, उसके बाउंड्री के चारों तरफ, उनके हाथों में तमाम जगहों पे जो भी खाली जगह है वहाँ पे 5 पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है। 5 पेड़ लगाने का संकल्प। तो 5 पेड़ लगाने का जो संकल्प है वही है संकल्प पर्व। वो कौन कौन से पेड़ लगाए जाएंगे? बरगद है, आंवला है, अशोक है, पीपल है और बेल है। कि ये संकल्प पर्व पूछा जा सकता है कि संस्कृति मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई के बीच संकल्प पर्व का आयोजन किया गया। इसके तहत 5 प्रकार के पेड़ बरगद, आंवला, अशोक, पीपल और बेल लगाए जाएंगे
और ये कहाँ लगाएं? संस्कृति मंत्रालय से संबंधित जितने भी कार्यालय हैं उनमें जो खाली जगह है, प्लाट है, उन सभी जगहों पे लगाए जाएंगे। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।